और भैया बहन, आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। तो आइए, ये ऑनलाइन क्लास और जिस सिस्टम से भी पढ़ाई हो रही है विद्यालयों में, उसी सिस्टम को और आगे बढ़ाएं। कल मैं आपको अर्थशास्त्र, विकास की समझ, इस पर मैं चर्चा कर रहा था। तो आइए, विकास की समझ मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर विकास की समझ में मैंने आपको कल बताया दिहाड़ी मजदूर, उद्योगपति, कॉलेज की छात्रा, एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर, महिला जो खेत मजदूर है। तो भैया बहनों, ये सब के लिए विकास की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग उसके मापदंड हैं। सबके लिए विकास एक जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक जो विद्यार्थी है उसके लिए विकास के मापदंड अलग हैं, जो एक उद्योगपति है उसके लिए विकास के मापदंड अलग हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि विकास के अलग अलग मापदंड हैं। तो भैया बहनों, यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करें कि आखिर विकास की क्या मापदंड है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक जो व्यक्ति है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ उनको सुख सुविधाएँ मिल जाए तो वो उसी को विकास कहता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि विकास के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मापदंड की मैं जो बात कर रहा था, तो यहाँ पर नीचे मैं आपको बताने का प्रयास करूँ कि सार्वजनिक हितों की यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें कि जैसे कि कोई एक गांव है, यहाँ पर हम सार्वजनिक, जैसे अभी तक मैंने जो बात किया वो क्या था, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत फायदा या व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ पर हम सार्वजनिक हितों की बात करें तो जैसे कि एक कोई गांव है, उस गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब रास्ता एकमात्र है, वो क्या है, पगडंडी। पगडंडी जानते हैं? पगडंडी का मतलब होता है जहाँ पैदल आने जाने का एक ही रास्ता है। अब भैया बहनों, जब पैदल आने जाने का एक ही रास्ता है तो वहाँ पर देखते हैं कि गर्मी के दिनों में तो दिक्कत नहीं है, मगर बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है। अब बारिश के दिनों में क्या हो रहा है, बारिश के दिनों में वह पूरा जो रास्ता है कीचड़ से भर जाता है। अब कीचड़ से भरने के कारण लोगों का वहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर समस्त गांव वालों ने मिलकर के एक विचार किया कि आखिर इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। तो कुछ लोगों ने एक विचार रखा कि क्या इस पगडंडी की जगह पक्की सड़कें बनाई जा सकती है। इस पगडंडी से लगी हुई जो ज़मीन है उसको कुछ भूस्वामियों को पक्की सड़कें बनाने के लिए हम तैयार करें, उस ज़मीन को लें और उससे हम लोग पक्की सड़कें बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे किसी एक का नहीं बल्कि सभी का फायदा होगा, क्योंकि जब सड़कें बनेंगे तो सभी के आने जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो इसके लिए गांव में एक मीटिंग रखी गई और सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि अंततः ऐसा अगर रोड बनता है तो सभी का, इससे सभी का फायदा होगा, सभी को मोटर गाड़ी आने जाने लाने ले जाने के लिए सुविधा होगी, और इससे किसी एक का नहीं बल्कि इससे क्या होगा, तो इस प्रकार की सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये सार्वजनिक लाभ है, सार्वजनिक विकास, सभी का विकास इस माध्यम से होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक विकास के लिए किसी एक व्यक्ति का विकास, मगर सार्वजनिक विकास में सभी का, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का फायदा हो, वो सार्वजनिक विकास के दायरे में आता है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि विकास की योजनाओं में विरोधाभास भी देखने को मिलता है। अब विरोधाभास मतलब क्या, तो भैया बहनों, विरोधाभास का मतलब होता है कि जिस बात से मैं सहमत हूँ आप भी सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे ऑनलाइन क्लास, अभी जब तक कि विद्यालयीन व्यवस्था कोरोना लॉकडाउन के कारण हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि विद्यालय लगा पाना भी बहुत रिस्की है, और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ही एक जरिया है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम जोड़ने का और बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कई अभिभावक कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है ना, ये उचित नहीं है, बच्चों को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी बच्चों को बुलाना उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मतलब एक ही बात में कुछ लोग चाहते हैं विद्यालय खुल जाना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं विद्यालय अभी नहीं खुलना चाहिए, ये विरोधाभास है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से और देखते हैं कि क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक है। इसमें कैसा विरोधाभास देखने को मिलता है, उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों
खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों को की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। और उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो उसके आसपास के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में क्या होगा बोले तो वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में क्या होगा, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ता है। तो भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या सब लोग सहमत हैं? क्या नहीं, सब लोग उससे सहमत नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि जब ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो इससे बहुत सारे जमीन की आवश्यकता होगी, बहुत सारे लोगों की ज़मीन को उससे ले लिया जाएगा और ले लिया जब जाएगा तो उस ज़मीन में जो वो कृषि कार्य कर रहे थे, जिनसे उनका जीविकोपार्जन का माध्यम चल रहा था, वह क्या होगा, उनसे ले लिया जाएगा। प्यारे भैया बहनों, इस तरीके से हमने देखा कि उसके कारण क्या होगा, पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, फिर उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग समस्याओं का जन्म होता है और एक वर्ग चाहता है कि कल कारखाने लगना चाहिए, उद्योग धंधा लगाए जाने चाहिए, मगर एक वर्ग उसका विरोध करता है कि बोले नहीं, इससे हमारी भूमि का अधिग्रहण होगा, हमारी ज़मीनें उनसे ले ली जाएंगी और हमें रोजी रोटी के लिए तत्काल क्या करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो लोग सहमत हैं वो उनका एक वर्ग है और कुछ लोग उस बात से सहमत नहीं हैं, ये उन लोगों का एक अलग वर्ग है। तो भैया बहनों, यहाँ पर एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर उड़ीसा में कोयला, बॉक्साइट और लौह अयस्क की अधिकता है। वहाँ पर 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। फिर इससे यहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है और इसके साथ साथ यहाँ देखते हैं कि विगत वर्षों में इस्पात संयंत्र की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन जो है, उपजाऊ जमीन, उसे अधिग्रहित कर दिया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ गए हैं, जहाँ के जल स्रोत हैं वहाँ वो सूख गए हैं। इन उद्योग धंधों की स्थापना के कारण यहाँ पर लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे हम देखते हैं कि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मुआवजा की राशि खर्च हो जाती है, मुआवजा राशि तो दी जाती है मगर वो बहुत खर्च हो जाता है और उन्हें मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार नहीं होता। साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित होती है। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो वहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उनको हानिकारक इन हवाओं से, जल से बहुत सारे रोग होने की डर और खतरा सताते रहता है। इस प्रकार भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है और इसके लिए विरोधाभास देखने को मिलता है। भैया बहन, कल कारखाने लगेंगे, उससे उद्योगपति क्या होगा, माला माल होगा, उनको फायदे होंगे। इसका एक फ़ायदा हमें भी मिलता है, समाज के एक वर्ग को इसका भी फायदा मिलता है। क्या मिलता है कि उनको भी रोजगार मिलता है, परंतु उनकी आमदनी बढ़ती है, रोजगार मिलता है, यहाँ तक ठीक है, उससे जीविकोपार्जन के लिए जरिया मिल जाता है, ये ठीक है। मगर दूसरा ये देखने को मिलता है कि वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वह भी प्रभावित होने लगता है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो नदियों में बहा दिया जाता है, नदियों में जाने के कारण जो हम दैनिक जीवन में इस नदियों में नहाने, धोने, स्नान करने के लिए जिस लिए उपयोग करते हैं, फिर हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है। फिर कल कारखानों से लगातार निकलने वाला जो धुआं है वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है और फेफड़े से संबंधित कई बीमारियाँ हो जाती है। फिर कल कारखाने जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ पर लगातार आवाज़ होते रहता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग इसका विरोध करता है कि नहीं, कल कारखाने यहाँ पर नहीं लगाए जाने चाहिए।
जबकि एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं, कल कारखाने लगने चाहिए, इससे हमको जीविकोपार्जन का एक माध्यम मिलेगा, काम करने के मौके मिलेंगे और हमारी आमदनी होगी, हमें जीविकोपार्जन का एक आधार मिल जाएगा। तो भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही बात पर विकास के लिए कैसा विरोधाभास है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक विरोधाभास ये भी है कि पर्यावरण संतुलन और जल ध्वनि प्रदूषण ये हो रहा है, इसलिए कल कारखाने नहीं लगना चाहिए। कुछ वर्ग कहते हैं नहीं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, लगना चाहिए। यही विरोधाभास है। मतलब एक बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से शायद आप देखना चाहेंगे, यहाँ उद्योगपति या खनन का कार्य जो करता है, तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए। कुछ वर्ग कहता है नहीं, इससे हमें भी फायदे होंगे, और यही विरोधाभास है। तो क्या विरोधाभास को कैसे मिटाएं? आखिर विरोधाभास है तो उसका समाधान कैसे करें, हम आगे के कालखंड में जानने का प्रयास करेंगे। और इस बात में विकास की समझ, जैसा कि पाठ का ही हेडिंग है विकास की समझ, तो हम इसको और कैसे समझें कि आखिर विकास के लिए क्या क्या करना होगा। आइए आगे के पाठ में और कालांश में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।